शुरू कर दूं? देख रहा हूँ ना। ठीक है। पद परिचय परीक्षा में 2 अंक का आता है। इससे 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी तो एक वाक्य देता है, उसमें अंडरलाइन 2 कर देता है, और कभी कभी एक ही शब्द देता है, उसका पूरे पद परिचय पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं जो अपना पद परिचय है, इसका अर्थ क्या होता है। पद परिचय का अर्थ होता है अन्वय, अर्थात वाक्य का विश्लेषण या पदों का विश्लेषण। यहाँ विश्लेषण से मतलब है कि जो भी वाक्य अपना आएगा, उसके जो शब्द दिए गए होंगे, उनका व्याकरणिक परिचय, उनका व्याकरणिक परिचय। व्याकरणिक परिचय देना ही हमारा पद परिचय कहलाता है। तो कॉमन भाषा में बात करें तो कोई भी पद हो, उसका हम व्याकरणिक परिचय देंगे, उसकी पूरी व्याकरण बताते चलेंगे। इसमें कौन सी संधि है, कौन सा समास है, कौन सा वचन है, कौन सा लिंग है, कौन सा कारक है, संज्ञा है, सर्वनाम है। हम जितने भी उसके बताएंगे ना, वो सब के सब हमारे किस में आ जाएंगे, पद परिचय में आ जाएंगे। ऐसा प्रश्न ये बताना आपके लिए परीक्षा में 2 अंक दिला सकता है। और हमारा जो सिलेबस है ना, उसमें हमारे कौन कौन से टॉपिक हैं इस पद परिचय संबंधित, मैं आपको उनमें से पहला एक का बता रहा हूँ। नंबर 1, संज्ञा का पद परिचय। ये देखना आप लोग, आपको हल्की सी भ्रांति है कि शब्द और पद ये दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं। ये भ्रांति दूर कर लो भाई। अगर किसी वाक्य को लिखा जाए, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, राम पढ़ता है। इसमें 3 शब्द हैं, ये तीन तो इसमें क्या हो गए, शब्द। यदि हम इनमें से किसी एक को, जैसे राम ले लिया, राम, और इसका हम यदि परिचय कर रहे हैं, परिचय दे रहे हैं इस पद परिचय का, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, हमारा क्या कहलाएगा, वो पद कहलाएगा। ये शब्द में पद में थोड़ा सा अंतर है। अब देखिए, हमारे सिलेबस में संज्ञा का पद परिचय दे रखा है, तो संज्ञा के पद परिचय को हल करते समय हमें ये निम्न बिंदु पर ध्यान देना होगा। अर्थात इन निम्न बिंदुओं को ही उसमें दर्शाना होगा। कैसे, देखिए, यदि परीक्षा में संज्ञा के पद परिचय संबंधी कोई प्रश्न आता है और हमको जानकारी हो गई कि हमारा ये संज्ञा शब्द है और संज्ञा शब्द का हमें पद परिचय देना है, तो संज्ञा शब्द के पद परिचय में हमको क्या लिखना, सुनिए। सबसे पहले संज्ञा का नाम लिखना है, भेद सहित। इसके बाद हमें संज्ञा का वचन लिख देना है। इसके बाद हमें संज्ञा का लिंग लिख देना है। इसके बाद हमें संज्ञा का कारक लिख देना है। इसके बाद हमें संज्ञा का अन्य अन्य शब्द या अन्य पदों से संबंध, और ये अन्य पदों से संबंध विशेषकर कारक के आधार पर दिया जाता है। जौन सा कारक होता है उसी के आधार पर इनका पद परिचय दिया जाता है। आपको मैं पुनः बता देता हूं, यदि परीक्षा में संज्ञा का पद परिचय पूछा जाए तो हमको इन 5 बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। पहला बिंदु, संज्ञा का नाम लिखना पड़ेगा, जो भी भेद सहित। दूसरा, उसी शब्द का जो संज्ञा शब्द है उसका हम वचन लिख देंगे। तीसरा, उसी शब्द का हम लिंग लिख देंगे। चौथा, उसी शब्द का
कारक लिख देंगे वाक्य के आधार पर, और 5 में जो अन्य शब्द बचेंगे उसका संबंध लिखेंगे, और संबंध भी किसके आधार पर रहेगा हमारा, वो संबंध रहेगा हमारा कारकों के आधार पर संबंध रहेगा। ये 5 ध्यान रखना। अब सुनो, माना कि परीक्षा में एक वाक्य आ गया और उसमें आपसे पूछा गया कि इसका पद परिचय दीजिए। जैसे कि आपको परीक्षा में एक वाक्य आ गया, नरेंद्र यहाँ 12वीं कक्षा में पढ़ता है। वाक्य देखो, नरेंद्र यहाँ 12वीं ये वाक्य दिया हुआ परीक्षा में, नरेंद्र यहाँ 12वीं कक्षा में पढ़ता है। यहाँ तो कोई शब्द नहीं लिखा है कि इसका पद परिचय कौन से का देना है। तो हम तुम्हारा टॉपिक को ध्यान दो, हम पढ़ा रहे हैं आपके लिए संज्ञा का पद परिचय। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस वाक्य में जो जो भी संज्ञा के पद हैं उनको छांटिए, अर्थात अंडरलाइन कर दो। देखिए, एक तो इसमें नरेंद्र है, दूसरा कौन सा बताइए, एक यहाँ पर कक्षा है। देखो, तो हमारी जानकारी में आया कि हम नरेंद्र और कक्षा 2 क्या हमारे संज्ञा के पद परिचय हैं। ये तो क्लास का मैटर है, लेकिन परीक्षा में ये लिखा आपको नहीं मिलेगा संज्ञा, कोई नाम मिलेगा नहीं, ऐसे मिलेंगे ऐसे। आपको जानकारी करनी पड़ेगी ये कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं है। और देखो, पद परिचय के लिए बिंदु कैसे काम में लेते हैं पेपर में। सबसे पहले जो टॉपिक दिया गया है उसको ध्यान से पढ़ेंगे, और पढ़ के अब ये अनुमान लगाएंगे कि जो शब्द है हमारे व्याकरण में कौन सा है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, अव्यय जो भी है। ठीक है, यहाँ तो हमें दे रखा है संज्ञा का पद परिचय है। तो सबसे पहले नरेंद्र, हमारी जानकारी में आ गया कि नरेंद्र संज्ञा शब्द है। तो मैंने आपको जो 5 बिंदु बताए उनको क्रम से लिखते चलो। हमको जानकारी होगी नरेंद्र संज्ञा शब्द है, और संज्ञा भी हमारी 3 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। उनमें से कोई एक है, तो हमको जानकारी में आया कि नरेंद्र कोई नाम है, नाम है तुम्हारी संज्ञा है हमारी ये व्यक्तिवाचक। पहला पॉइंट खत्म, कॉमा लगा दो या नंबर डाल दो, एक ही मतलब है। इसके बाद में लिंग लिखेंगे या वचन लिखेंगे, तो नरेंद्र पूरे वाक्य को पढ़ के बताएंगे तो यहाँ पर क्या है, एक वचन है, फिर कॉमा लगा देंगे। जानकारी करो वाक्य के आधार पर नरेंद्र यहाँ कौन सा लिंग है, हमको जानकारी हुई कि नरेंद्र यहाँ पर पुल्लिंग है, कॉमा। इसके बाद 1 2 3 चौथा बिंदु हमारा कारक। हमने पूरा वाक्य पर जानकारी करी और नियम में ध्यान किया कि कारक के चिन्ह कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर ये आ गया हमारा कर्ता कारक। इसके बाद में 5वां बिंदु, अन्य शब्दों से संबंध। तो आपको पता है नरेंद्र का संबंध किससे है, क्रिया से है, क्रिया से। पढ़ना क्रिया है तो लिख देंगे यहाँ पर पढ़ता है क्रिया। ये पढ़ता है क्रिया है तो इस पूरे वाक्य की क्रिया का। मैंने आपको बताया था 5 बिंदु में कारक पर अंडरलाइन कराई थी, कारक पर, तो क्रिया का क्या होगा, ये कारक, कारक भी कौन सा होगा या कर्ता। यदि आपने ये 5 पॉइंट लिख दिए तो आपको परीक्षा में 2 में से दोनों में मिलेंगे, कभी भी नंबर नहीं कटेगा, व्याकरण है। अब सुनिए, आप लोग गलती कहाँ करते हैं वो देख लो, बड़ा सरल है, परीक्षा में आ गया बड़ा सरल है, आप सोच लेते हैं। आप क्या करते हैं देखो, नरेंद्र लिख दिया एक वचन, फिर लिख दिया कर्ता कारक, इसके बाद लिख दिया पुल्लिंग, इसके बाद लिख दिया व्यक्तिवाचक संज्ञा,
और इसके बाद में क्या लिख दिया, पढ़ता है क्रिया का कर्ता। अब देखो, ये और ये इनमें पौंड समन में लगभग समान है, कोई में कहीं भी कमी नहीं है। एक आप ध्यान कर रखना, अगर आपने ऐसा किया, जब देखो समान है इसमें सब के सब, ये पूरी तरह से गलत माना जाएगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अब आपके मन में प्रश्न है कि क्यों नहीं मिलेगा, सुनिए। हम यहाँ पे नरेंद्र का पद परिचय कर रहे हैं और नरेंद्र क्या हमारी संज्ञा है, तो सबसे पहला बिंदु संज्ञा आना चाहिए, संज्ञा ये आना चाहिए सबसे पहले ये। इसके बाद में आप इनमें से कोई सा क्रम बदल दो, सब सही माने जाएंगे। अगर आपने सबसे पहले ये नहीं लिखा तो सब के सब मार्के से गलत हो जाएंगे। इसका मतलब है आपने ये किया ना, नरेंद्र एक वचन है, आप एक वचन का पद परिचय कर रहे हो, तो परीक्षा दृष्टि से आप ये शब्द, ये पॉइंट सही होते हुए भी व्याकरण का अगर पद परिचय करेंगे तो कैसे मान जाएंगे, गलत मान जाएंगे। इसलिए सबसे पहले जो पूछा जाए वही करना, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। आगे देखो अब, देखिए नरेंद्र का हो गया, अब कक्षा, वही तरीका, कक्षा की जानकारी करी कि संज्ञा है, और संज्ञा है तो कौन सी है, हमको पता लग गया कि ये संज्ञा कक्षा जो व्यक्तिवाचक तो है नहीं, भाववाचक है नहीं, ये अपनी संज्ञा कौन सी हो जाएगी, जातिवाचक। आपको इस पॉइंट पर प्रत्येक टॉपिक में ध्यान देना, पद परिचय के में तभी जाके सही होगा। इसके बाद कोमा, इसके बाद आप ये लिखे ना मैंने क्रम से, जरूर नहीं ऐसे लिखो आप कैसे लिख सकते हो। अब कक्षा दे के पढ़ के नहीं, एक वचन है कि बहुवचन, एक वचन है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, स्त्रीलिंग है, फिर कोमा, कारक कौन सा बताइए, देखो कक्षा में, मैं किस में आता है बताइए, जानकारी होना चाहिए पिछली क्लास के सब। मैं पेपर किस में आता, अधिकरण में, अधिकरण कारक। लास्ट पॉइंट मैंने बताया था कि ये जितना भी कारक लिखे जाएंगे ये सब लिखे जाएंगे क्रिया के आधार पर, तो क्रिया इसमें कौन सी है, पढ़ता है, कॉमा लगा देना जरूर, क्रिया का। देखो यहाँ पर पढ़ता है क्रिया, यहाँ लिखा था हमने कर्ता कारक, यहाँ कौन सा अधिकरण कारक लिखा है तो ये लिखेंगे। ऊपर लिखा कर्ता तो यहाँ भी कर्ता, या अधिकरण तो यहाँ भी अधिकरण, क्रिया का अधिकरण। परीक्षा में आपको कभी कभी इनमें से कोई मुख्य दो बिंदु पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, दो के स्थान को तीन लिखने, क्योंकि पहला बिंदु है पहला ये, इसके दो लिखे जाएंगे। अब ऐसा मत करना एक ये लिख दिया एक ये लिख दिया और बंद कर दे, नहीं, पहले एक ये, इसके बाद दो लिखे जाएंगे। और क्रम पहला सही होना चाहिए, बाद ही क्रम चाहे कैसे हो जा, सब सही माने जाते हैं। अगला उदाहरण देखें आप लोग, उदाहरण नंबर 2, बचपन में बालकों में चंचलता होती है। बचपन संज्ञा शब्द है, बालकों संज्ञा शब्द है, चंचलता संज्ञा शब्द है, तो हमको तीनों का पद परिचय करना है। परीक्षा में आपको ये लिखा नहीं देगा, ऐसे ऐसे आएंगे, आपको जानकारी करनी होगी कि संज्ञा शब्द है या नहीं है। तरीका वही, सबसे पहले लिख दिया बचपन, अंडरलाइन, इसके बाद डैश। अब वही तरीका है, बचपन संज्ञा शब्द है तो संज्ञा के तीन भेद, और उनमें से कोई एक है, तो वह जानकर आया कि ये कैसा हमारा भाववाचक।
कॉमा। अब बचपन एक वचन या बहुवचन? एक वचन हो जाएगा। स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? पुल्लिंग हो जाएगा। फिर कॉमा, 3 पॉइंट हो गए, 2 और बच रहे हैं। एक होंगे कारक। देखिए बचपन खुद में अपने आप में करता है, तो कर्ता कारक, कॉमा, होती है इसकी क्रिया है, होती है। इसी प्रकार आप कर देंगे बालकों का। वही तरीका, सबसे पहले संज्ञा का नाम। संज्ञा की समझ में आ गई होगी, तीनों प्रकार के बालकों। किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, ना किसी भाव की बात हो रही है, कि किसकी बात हो रही है, जाति की बात हो रही है, क्योंकि बालक कोई ना कोई जाति है। जातिवाचक संज्ञा, परीक्षा में पूरा लिखना कि जातिवाचक संज्ञा के अलावा और भी कुछ होते हैं। इसके बाद में आपके सब सही हो जाएंगे। बालकों एक वचन का बहुवचन, सबकी जानकारी में है बहुवचन। स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, बाकी पढ़ के बताएं। बालकों या स्त्रीलिंग नहीं, यहाँ पर पुल्लिंग है। बालकों में मैं आ गया, कौन सा कारक? मैं पेपर किस्मत अधिकरण में। कौमा, क्रिया वही है जो ऊपर वाले में थी, वो नीचे वाले में होती है। होती है, कौमा लगा देंगे। क्रिया का कर्ता। देखिए इसके बाद चंचलता, यही भाववाचक संज्ञा है। जैसे बचपन का किया ना आप लोगों ने, ऐसे किसका हो जाएगा हमारा? चंचलता का हो जाएगा। और सुनिए, आपको समस्या कहाँ रही होगी, देखिए। एक तो आ रही होगी आपको कारक के पहचानने में, एक आ रही होगी संज्ञा के पहचानने में। आप कक्षा 12वीं का कोर्स कर रहे हो, ये जो कारक है ना, कारक है, संज्ञा, ये छोटी क्लासों के हैं, फिर भी ये टॉपिक खत्म होते ही आपको कम कम जानकारी इनके बारे में दे दी जाएगी। कारक चिन्हों के बारे में आपको जानकारी है। जिसके बाद जो चिन्ह हो, यहाँ पर मैं चिन्ह है तो अधिकरण आ गया, यहाँ पर मैं है तो अधिकरण आना चाहिए, लेकिन ये क्या अपने आप में खुद करता है, तो इनकी जानकारी आपको टॉपिक खत्म होने के बाद दे दी जाएगी। और देखिए, यदि संज्ञा का पद पर्चा आपसे पूछा जाए तो बस आपको 5 पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहला, उस संज्ञा का नाम भेद सहित। उसके बाद उस संज्ञा का वचन। उसके बाद उस संज्ञा का लिंग, कोई भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। उसके बाद संज्ञा का कारक। उसके बाद उस पूरे वाक्य में कोई ना कोई क्रिया होगी, उस क्रिया का संबंध किससे कर देंगे? उसी कारक से कर देंगे जो हमने लिखा गया था। यहाँ पर कर्ता कारक था तो यहाँ पर ही कर्ता लिख देंगे, या अधिकरण था तो यहाँ भी क्या लिख देंगे? अधिकरण लिख देंगे। इस प्रकार आज शॉर्ट रूप में संज्ञा का पद पर्च हो गया है। एक और आपको, हाँ, एक और आपको समझा देते हैं। अगला देखो, सर्वनाम का पद परिचय। सर्वनाम का पद परिचय तरीका, जैसे संज्ञा का संदेश समझा आपने, वही सर्वनाम का है। बस आपको एक जगह करनी है, हमें केवल सबसे पहले सर्वनाम शब्द पहचान लेना, सर्वनाम है या नहीं है। यदि है तो सब के सब पॉइंट, सभी के सब बिंदु सर्वनाम के चलेंगे। ये सर्वनाम नहीं है तो फिर जानकारी करेंगे हम क्या है। ये संज्ञा के चलेंगे। इसके अलावा और को आ गया तो और कुछ के भी चलेंगे। और देखो तरीका वही है कि सर्वनाम के पद परिचय में ये बिंदु काम में लिए जाएंगे। जैसे संज्ञा के लिखे थे ना, वैसे ये हैं। इन बिंदुओं का प्रयोग करेंगे हम। नंबर 1 वो आप सभी जान गए होंगे, सर्वनाम का नाम। सर्वनाम का नाम, ये भी भेद सहित
और यदि पुरुषवाचक है तो पुरुष भी इसमें साथ लिख देंगे, पुरुषवाचक है तो। यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नंबर 2 उसका वचन, नंबर 3 वही उसका लिंग, और नंबर 4 उसी के आधार पर जो हमने आपको बताया था संज्ञा जैसा ये कारक, और नंबर 5 क्रिया के साथ संबंध, जो हमने आपको बता दिया है क्रिया के साथ संबंध। यानी 5 बिंदुओं पर ध्यान देंगे हम। अब आपको इस सर्वनाम में समस्या आएगी कि आपने छोटी कक्षा में पढ़ाया था सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, भूल चुके हो। पुरुष कैसे पहचानेगा, भूल चुके हो। देखिए आपको एक इसकी जानकारी मैं दे देता हूँ, क्योंकि परीक्षा में ज्यादातर इस पुरुषवाचक से ही संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। देखिए सर्वनाम का मतलब सब जानते होंगे, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। पहचान हो जाएगी कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द दिखाई दिया आपको वो संज्ञा का काम कर रहा हो लेकिन उसके स्थान पर काम आ रहा हो तो सर्वनाम हो जाएगा। सर्वनाम आते ही आपके पांचों को पांचों बिंदु सर्वनाम के पद पर लिख देने होंगे। ये जानकारी देता हूँ आपके लिए पुरुष कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कुछ बच्चे असमंजस में पड़ जाते हैं, इसलिए उनके बारे में आज जानकारी कर लो। हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम पहला भेद है सर्वनाम का, और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। इनमें पहला देखिए उत्तम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष, नंबर 3 अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। अब इनकी थोड़ी थोड़ी पहचान देख लो भाई, व्याकरण के आधार बता देता हूँ और एक अपनी भी लैंग्वेज बता देता हूँ। उत्तम कहते हैं सबसे बढ़िया, तो हम अपने आप को सबसे बढ़िया समझते हैं, कोई भी हो अपने आप को सबसे बढ़िया समझता है, तो बस ये हमारी कॉमन लैंग्वेज है। अगर कोई शब्द पुरुषवाचक हो और उसमें अपने लिए जो कुछ शब्द का प्रयोग किया जा रहा हो, जो कुछ शब्द का, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। कैसे देखिए मैं शब्द है, मैं अपने लिए तो आता है, तो मैं जहां पर लिखा हूं आ जाएगा, समझ लेना क्या है हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। और मैं का बहुवचन हम लिख देते हैं, हम भी हमारे लिए प्रयोग हो रहा है, ये भी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके अलावा हमारे शब्द भी इन जैसा ही तो है, हमारे लिए प्रयोग हो रहा है। जो हमारे लिए जो कोई प्रयोग होता है अपने स्वयं के लिए, एक वचन हो जब बहुवचन हो तो सबको क्या मान लेते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मानते हैं। और देखिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ये पुरुष उत्तम पुरुष किसी दूसरे से जब बात करता है, किसी दूसरे से, और दूसरे वाले का वो नाम नहीं लेता बल्कि नाम के स्थान पर उन शब्दों का प्रयोग करता है, वहां होता है हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे देखिए तू, तुम, तुम्हारे, ये ऐसे शब्द हैं, ये खुद वक्ता अर्थात बोलने वाला श्रोता से इन शब्दों से संबोधित करता है। तो बोलने वाले ये तो खुद हो गए मैं, और सुनने वाले क्या हो गए, तू, तुम, तुम्हारे। तो सीधी लैंग्वेज में, सीधी भाषा में अपने लिए प्रयोग शब्द किए जाते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, और किसी दूसरे को किए जाते हैं वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आते अन्य पुरुष की। अन्य का मतलब है ना तो पहला है ना दूसरा, कोई तीसरा है। सीधी सी बात, अगर ये दोनों मिलकर किसी तीसरे की बात करें, तीसरे की, तो वहां पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। कैसे देखिए, हम दोनों मिलकर बात कर रहे हैं, वह, वो ना तो मैं हूं ना तू है, कोई अन्य नहीं है, वह, वे, इसके अलावा और जो शब्द बनते बहुवचन के वे। तो परीक्षा में अगर पुरुषवाचक सर्वनाम पूछा जाता है तो आपको यहाँ दिक्कत अब नहीं आनी चाहिए। दोबारा बता देता हूँ, अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, किसी दूसरे के लिए प्रयोग करते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और किसी तीसरे को प्रयोग करते हैं ना, वो क्या होता है हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अब देखो आगे,
सर्वनाम शब्द आते ही पहले सर्वनाम का नाम लिखेंगे, यदि पुरुषवाचक है तो ये लिखेंगे ये, यदि पुरुषवाचक नहीं है तो केवल नाम से काम चल जाएगा। जब आपको पता चल जाए कि सर्वनाम है तो बस फिर तो सरल बात है, उसका लिंग लिख देंगे, उसका वचन लिख देंगे, उसका कारक लिख देंगे और क्रिया को पहचान ही लेंगे और क्रिया का संबंध इस कारक से बता देंगे। अब बताएंगे कैसे, देखो जैसे, अब उदाहरण देखो आप, देखो उदाहरण में, जो पढ़ेगा वह अवश्य उत्तीर्ण होगा, जो पढ़ेगा वह अवश्य उत्तीर्ण होगा, ये सामान्य सी बात है। एक हमें सामान्य सी बात हो या कठिन बात, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो देखना है कि इसमें सर्वनाम शब्द है कौन कौन से। देखिए जो, मतलब जो कोई व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ होगा, व्यक्ति नहीं है, उसके स्थान पर शब्द काम दिया है तो व्यक्ति होता है संज्ञा, और संज्ञा के स्थान पर शब्द आ जाता है, क्या होता है हमारा सर्वनाम। एक तो इसमें यह सर्वनाम हो गया, एक क्या होगा, वह भी किसी ना किसी व्यक्ति के बारे में प्रयोग किया जा रहा है, तो इस पूरे वाक्य में ये दो शब्द क्या हैं, सर्वनाम हैं। तो अब आती है परिचय की बात, जो भी जिसका भी पहले करना चाहे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले जो लिखा उसे कर लेते हैं, जो, देखिए जो हमारा सर्वनाम शब्द है, मैंने बताया था आपके लिए कि जौन सा सर्वनाम होगा पुरुषवाचक को छोड़कर सबका नाम लिखना पड़ेगा। यदि पुरुषवाचक है तो तभी हम पुरुषवाचक सर्वनाम का नाम लिखेंगे। देखिए जो पढ़ेगा, अब पढ़ने का कार्य कोई ना कोई पुरुष तो कर रहा है, कोई व्यक्ति कर रहा है, तो बताइए पुरुषवाचक सर्वनाम है या नहीं। सब सोच लेंगे है या नहीं, मैं कहता हूँ है, क्योंकि जो पढ़ेगा पुरुष से पढ़ने का काम कर रहा है इसमें, तो हो जाएगा यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, कौमा, बताया था यदि पुरुषवाचक है उसका भेद भी लिख देंगे। अब देखिए जो पढ़ेगा, तीन प्रकार भेद बताया अभी, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। देख हम दोनों बात कर रहे हैं इस तीसरे के बारे में, तो क्या हो जाएगा ये अन्य पुरुषवाचक, कौमा लगा दें। यहाँ तक ये लाइन आपकी बिल्कुल सटीक होनी चाहिए, इसके अलावा आप क्रम भले कैसे भी कर देना, कोई गलत नहीं माना जाएगा। बस कॉमा लगा दिया, उधर लिख देंगे चाहे यहाँ लिख दो, एक वचन है, फिर कॉमा, जो पढ़ेगा पुल्लिंग है, इसके बाद फिर कॉमा। मैंने आपकी सारणी लिखी थी, उसमें लगभग 5 बिंदु थे, इसके बाद में क्या आएगा बताइए, कारक आएगा, कारक, जो पढ़ेगा स्वयं इसमें करता है, पढ़ने वाला कोई भी हो, कर्ता कारक, कॉमा, हमने बताया था क्रिया से संबंध, जो की क्रिया कौन सी है, पढ़ेगा, ये नहीं है, पढ़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे पढ़ेगा, पढ़ेगा क्या है बताइए, क्रिया है तो लिख दो क्रिया, पढ़ेगा को कॉमा बंद कर देंगे, क्रिया का, इससे संबंध, इस कारक से क्या लिख दें, क्रिया का कर्ता। बस इन 2 लाइन लिखने के, कॉपी में 1 लाइन आ जाएगा ये, आपको 2 नंबर मिलते हैं, बड़ा सरल है। बशर्ते आप ये सही लिख देना, ये चाहे इनका क्रम चाहे कैसे गलत हो जाए। मैं आपको ये 5-5 बताए जा रहा हूँ, भले परीक्षा में केवल 2 पूछता है। अब देखिए इसी प्रकार वह का कर लेते हैं, वह है,
करो जानकारी, वह सर्वनाम है, ये तो हमें पता लग गया, लेकिन सर्वनाम है कौन सा ये हमको जानकारी करनी है। ये पुरुष, ये भी पुरुष, वह वही पुरुषवाचक सर्वनाम। वह वो तीसरे की बात हो रही है, अन्य पुरुष। कौमा, और ये सब सरल हैं। वह वही एक वचन, कौमा वही पुल्लिंग, इसके बाद कौमा। अब कारक की बात करते हैं, कारक क्या होगा बताइए। वही होगा वह, ये संबंध से तो है, ये भी करता तो ये भी करता, जो पढ़ेगा वह, ये इसी के लिए तारा है, कर्ता कारक। अब इसकी क्रिया देखो, ये है, ये कौन सी होगा, होगा क्रिया का कर्ता, लगा दो पूर्ण विराम। वही जानकारी पहली वाली, अगर आपने ये पहला वाला नहीं लिखा, यहाँ पहली बार यहाँ लिख दिया, चाहे वहाँ लिख दिया, तो आपको नंबर 1 भी नहीं मिलेगा, चाहे आपके सभी पॉइंट बिल्कुल सही हैं। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखना, जो पहला बिंदु है पहली बार आएगा, पहला बिंदु पहली बार। इसके बाद तो भले ही आप कोई सा क्रम बदल देना, आपका गलत नहीं माना जाएगा, इस पहले बिंदु पर ध्यान देना। तो आज हमने आपको संज्ञा का पद परिचय और सर्वनाम के पद परिचय की हल्की सी जानकारी दी है। अगले पीरियड में आपके लिए, आपकी थोड़ी समस्या है, हमें जानकारी हो गई है कि आपको अभी तक सर्वनाम के भेद प्रत्येक छात्र छात्रा को नहीं आते, ना ही पहचान आती है। ये टॉपिक समाप्त होते ही हम छोटा सा टॉपिक एक तो ले लेंगे सर्वनाम के भेदों का, उनकी पहचान का। ठीक है, आज कितना ही बहुत है, आगे कल देखेंगे।